सो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हम लोगों ने रेस्पॉन्सिबिलिटीज पढ़ा था कंज्यूमर के। आज हम लोग जो पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे कि रिड्रेसल एजेंसीज कौन कौन सी हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में बनाई गई थी रिड्रेसल एजेंसी, और उसको रिवाइज करके 2019 में चेंज किया गया है। ठीक है, तो तरीका वही है, सिर्फ अमाउंट और जो बेसिक चीजें चेंज की गई हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो देखो, रिड्रेसल सिस्टम है, रिड्रेसल एजेंसीज हैं क्या। देखिए, अगर आप देखोगे ना, तो हमारी कंट्री के अंदर 1986 के अंदर जब कंपनीज एक्ट बनाया, ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गया, तो इसमें रिड्रेसल सिस्टम एनफोर्स किया गया, जिसमें कंज्यूमर्स के राइट्स को पूरा जैसे हमने पढ़ा कि कंज्यूमर के बहुत सारे राइट्स हैं। तो अगर कंज्यूमर अपने राइट का इस्तेमाल करता है, तो कोई ऐसी एजेंसी होनी चाहिए जो उसकी मदद करे, जो उसके ग्रेवेंसेस को फुलफिल करे। जैसे उसको कोई भी तरह की दिक्कत आएगी तो वो जाएगा ना कोर्ट में। तो उसके लिए ये थ्री ग्रेवेंसेस सिस्टम को फॉलो करने के लिए तीन तरह की एजेंसी बनाई। एक है डिस्ट्रिक्ट फोरम, दूसरा है स्टेट कमीशन, और तीसरा है नेशनल कमीशन। अगर आप देखो डिस्ट्रिक्ट फोरम की बात करें, तो डिस्ट्रिक्ट फोरम को स्टैब्लिश किया गया है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। अगर आप देखेंगे ना, तो हर एक डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट फोरम आपको अवेलेबल होगा, हर एक डिस्ट्रिक्ट में आपको मिल जाएगा। जैसे अगर आप देखेंगे तो हमारा कौन सा डिस्ट्रिक्ट आता है, नजर कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है? साउथ वेस्ट दिल्ली। साउथ वेस्ट दिल्ली, बिल्कुल सही। और साउथ वेस्ट दिल्ली जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है, इसके अंदर डिस्ट्रिक्ट फोरम होना चाहिए। तो क्या डिस्ट्रिक्ट फोरम है, क्या हमारे लिए कंज्यूमर कोर्ट है यहाँ पे? लेट मी नो स्टूडेंट्स, बताइए क्या डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट फोरम है क्या? हाँ या ना बताओ। द्वारका सेक्टर 10 में है कोर्ट कोई कंज्यूमर की? हाँ या ना? आप लोग रेस्पॉन्स सर नहीं है, दोगे तो जब कहाँ से वहां से पता? पालम की साइड जाते हैं उस तरफ में है शायद। हाँ, तो इसका मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है ना यहाँ पे। तो हर एक डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इसीलिए बनाई गई है कि अगर किसी कंज्यूमर को, कोई भी कंज्यूमर को प्रॉब्लम होती है, तो वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाए और जाके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करें। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे, जब भी आपको कोई कंज्यूमर को कोई प्रॉब्लम होती है गुड्स परचेज करते समय या किसी भी, तो अपने राइट को यूज करने के लिए आप डिस्ट्रिक्ट फोरम का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ये हर एक डिस्ट्रिक्ट में होता है, इन ऑल द डिस्ट्रिक्ट। और 1 करोड़ तक का कंप्लेंट आप कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे है, 1 करोड़ तक का कंप्लेंट आप कर सकते हैं। कितना भी, पहले ये 20 लाख का था, आजकल इसकी अमाउंट को बढ़ा दिया गया है। और फिर है अपील टू स्टेट कमीशन विद इन 30 डेज। अगर मान लो आपकी कंप्लेंट को नहीं सुना जाता और आप डिससेटिस्फाई हैं, तो आप 30 दिन के अंदर अपील कर सकते हैं स्टेट कमीशन में। ठीक है, अगर आप डिससेटिस्फाई हैं तब। इसी तरह से एक स्टेट कमीशन बनाया गया है, जो इस्टेब्लिश किया गया है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। और इसमें जो है, हर एक स्टेट्स में आपको मिलेगा ही। और इसमें जो कंप्लेंट होती है 1 करोड़ से लेके 10 करोड़ के बीच में की जाती है। जैसे अगर मान लो आपको कोई ग्रेवियंस है, किसी तरह की प्रॉब्लम है, और आपका जो जो अमाउंट है वो 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में आता है, तो आप इस कंप्लेंट को जाके कर सकते हो। और फिर है, अगर मान लो आप डिससेटिस्फाई हैं इनके फैसले से, तो आप आगे जाके नेशनल कमीशन में अपने केस को फाइल कर सकते हो, लेकिन आपको 30 दिन के अंदर अंदर करना पड़ेगा। तो जिस दिन सुनवाई है उस दिन से 30 दिन के अंदर करना पड़ेगा। इसी तरह से एक तीसरी मशीनरी है नेशनल कमीशन। ये सेंट्रल गवर्नमेंट स्टैब्लिश करती है, और ओनली एट नेशनल लेवल मिलेगा आपको ये। और इसमें जो कंप्लेंट की जाती है स्टूडेंट्स, ये 10 करोड़ या उससे ज्यादा की जाती है। और अगर इसमें से भी आप डिससेटिस्फाई है, मान लो कि आपको नेशनल कमीशन से राहत नहीं मिली, तो ऐसे में आपके पास राइट है कि आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो 30 दिन के अंदर अंदर। एम आई क्लियर? यस सर। ठीक है, तो इससे हमें देखो पता चलता है कि कितना ज्यादा पावर दी गई है कंज्यूमर्स को, और कंज्यूमर्स अपने राइट्स को यूज करने के लिए इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, एम आई क्लियर? यस सर। यस सर। ठीक है ना। अब अगर आप देखोगे ना, तो इसमें कौन कौन से लोग इन्वॉल्व होते हैं, ये भी आपसे कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। कि आपसे ये पूछ सकते हैं कि जो डिस्ट्रिक्ट कमीशन है, उसमें कितने लोग इन्वॉल्व होते हैं, कौन कौन होते हैं। तो एक बार वो भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक, देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि जो आप, यहाँ दिखा देता हूँ आपको स्लाइड में, ये वाला
देखो डिस्ट्रिक्ट जो फोरम है ना, इसमें कम से कम एक लेडी का होना जरूरी है। मतलब अगर आप कभी केस करने जाएं, फाइल करने जाएं, तो इसमें रूल बनाया गया है कि कम से कम एक विमेन होगी ही होगी। अब सोच के बताओ कि ऐसा क्यों किया गया होगा। जेंडर इक्वालिटी के लिए। और अगर कोई विमेन भी जाए तो वो भी मतलब ऑकवर्ड फील ना हो, क्योंकि कई देखो गांव में भी कई बार ऐसे होता है ना कि कई केसेस ऐसे हो जाते हैं जिसमें अ, दोनों पार्टी का मतलब दोनों जेंडर को इन्वॉल्व करके रखना चाहती है गवर्नमेंट। ठीक है। तो ये एक मेरे को जो ऐसा लगता है कि ये भी एक रीजन होगा कि कंफर्टेबल फील करे कंज्यूमर अगर कल को जाती है तो। ठीक है। तो यहाँ पे हमने मेन मेन चीजें क्या पढ़ी कि एक तो ये हर एक डिस्ट्रिक्ट में होता है, स्टैब्लिश किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, मतलब स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। कंप्लेंट इसमें 1 करोड़ तक हो सकती है, और इसमें 30 डेज के अंदर अंदर हमें अपील करना होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? यस यस सर। सर। अच्छा, इसमें क्या खास बात होती है कि जो डिस्ट्रिक्ट कमीशन होता है, ये एक इसमें एक प्रेसिडेंट होता है। इट कंसिस्ट ऑफ अ प्रेसिडेंट एंड 2 अदर मेंबर्स, वन ऑफ whom शुड बी अ वुमेन। तो ध्यान रखना है कि एक प्रेसिडेंट होता है और 2 मेंबर होते हैं, जिसमें से एक विमेन का होना जरूरी है। इसी तरह से अगर मैं स्टेट कमीशन की बात करूं, तो स्टेट कमीशन जो है ना, ये इस समय अगर आप देखो तो 35 स्टेट कमीशन हैं। ठीक है। और इसके अंदर भी एक प्रेसिडेंट होता है और 2 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से एक विमेन होना चाहिए। और ये स्टेट गवर्नमेंट इनको चुनती है। तो अगर आप देखोगे तो डिस्ट्रिक्ट कमीशन के अंदर भी, डिस्ट्रिक्ट फोरम जो है इसके अंदर भी स्टेट गवर्नमेंट चुनती है मेंबर्स को, और इसके अंदर भी स्टेट गवर्नमेंट ही चुनती है। और कितने स्टेट कमीशन है इस समय? 35। ठीक है, तो ये पॉइंट नोट कर लो नोटबुक में कि 35 स्टेट कमीशन हैं, और एक प्रेसिडेंट होगा, 2 मेंबर होंगे, जिसमें से एक विमेन होगी। फिर हमने बात करी थी नेशनल कमीशन की, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्टैब्लिश होता है, नेशनल लेवल पे होता है। कंप्लेंट्स 10 करोड़ से ज्यादा का होना चाहिए। इसमें अगर सेटिस्फाई नहीं है तो वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। ठीक है। और इसमें भी अगर आप देखोगे तो एक प्रेसिडेंट होना चाहिए और 4 मेंबर होने चाहिए, जिसमें से एक विमेन होगी। याद रखिएगा, इसमें इट कंसिस्ट ऑफ अ प्रेसिडेंट एंड एटलीस्ट 4 अदर मेंबर्स, जिसमें से एक विमेन का होना जरूरी है। तो ये विमेन वाला जो कंसेप्ट है, ये हर बार एग्जाम में पूछा जाता है कई बार। तो आपको ध्यान रखना है, तीनों केसेस में एक विमेन का होना जरूरी है। शुरू के 2 में हमारे पास 2 मेंबर होने चाहिए, डिस्ट्रिक्ट फोरम में भी और स्टेट कमीशन में भी 2 मेंबर होना चाहिए, अदर देन प्रेसिडेंट। एक प्रेसिडेंट होगा। और जो नेशनल कमीशन है, इसके अंदर खास बात क्या है कि इसमें 4 मेंबर होंगे। ठीक है, जिसमें से एक विमेन का होना जरूरी है। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर हो गया है। यस सर। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अब हम पढ़ते हैं कि रिलीफ क्या क्या है। रिलीफ थ्रू रिड्रेसल एजेंसी, किस तरह के रिलीफ मिलते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो रिमूवल ऑफ डिफेक्ट्स। एक आपका रिड्रेसल ये होगा इसमें कि आपका जो भी डिफेक्ट है उसको रिमूव करने के लिए कहा जाएगा। सपोज करो आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा और आपको उसमें डिफेक्ट आ रहा है, तो आप जब कंप्लेन करने जाओगे, सपोज करो 1 करोड़ से कम का अमाउंट है, तो आप जब कंप्लेन करने जाओगे तो सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट फोरम की तरफ से एक नोटिस भेजा जाएगा जिससे आपने सामान खरीदा है। और ऑब्वियसली आप उसके पास पहले जाओगे। देखो होता है क्या, आप सीधा कोर्ट नहीं जाना है आपको। आप सबसे पहले जिसने सेल किया है उसके पास जाके कंप्लेन करेंगे कि ऐसे ऐसे आपने प्रोडक्ट दिया, डिफेक्ट है, इसको वापस लो। अगर वो मना कर देता है तब आपके पास जाने का अधिकार है। ये नहीं है कि सीधा वहीं पहुंच गया और सेलर को पता ही नहीं है, फिर सेलर बाद में बोलेगा जी मैं तो लौटा लेता ही, आया ही नहीं मेरे पास। तो इसीलिए पहले आपको उसके पास जाना है। इफ ही डिनाई, अगर मना कर देता है, देन यू हैव राइट टू गो, तब आपको जाना चाहिए। तो ऐसे में आपको कोर्ट जो है उसका बकायदा लेबोरेटरी में उसका पूरा चेकिंग होगा सैंपल का कि भाई वाकई में डिफेक्ट है क्या। अगर ऐसा पाया जाता है तो उसको ऑर्डर देगी कोर्ट कि वो सारे डिफेक्ट्स को खत्म करे, और बदले में जो भी उसको लगता है कि पेनल्टी देना चाहिए, अगर उसको लगता है तो वो दे सकती है। दूसरा है रिप्लेसमेंट ऑफ गुड्स और सर्विसेज। सर एक रिड्रेसल ये भी मिलता है। हाँ बोलो।
सर जैसे कुछ जो शॉप्स होती है उन्होंने पहले से ही अपने कुछ वो बना रखे होते हैं रूल्स की, मतलब आप उधार नहीं दे सकते, या फिर मतलब आप प्रोडक्ट वापस नहीं कर सकते, मतलब चेंज नहीं कर सकते ये वो, तो उनके अगेंस्ट में हम वो कर सकते हैं, या फिर एक बार उन्होंने वो कह दिया तो वही उसके बाद नहीं कर सकते? देखो, जब भी आप पैकेज्ड आइटम खरीदते हो, जो प्रोडक्ट मतलब जो क्वालिटी वाइज अच्छे प्रोडक्ट्स होते हैं, तो उसमें हमेशा रिप्लेसमेंट का होता है ऑप्शन। अगर आप जैसे मान लो कई सामान ऐसे होते हैं ना लोकल प्रोडक्ट, तो लोकल वाले प्रोडक्ट में कोई गारंटी नहीं होती, दुकान वाला पहले ही आपको बता देता। या ओपन प्रोडक्ट होते हैं, जैसे अब जैसे मान लो कोई भी चीज ओपन गुड्स लेते हो, जैसे सपोज करो आपने राइस ले लिया ओपन, तो ऐसे में वो मना कर सकता है क्योंकि पैकेज्ड आइटम नहीं है वो, तो वो बोल सकता है आपको। लेकिन उसके बावजूद बावजूद भी अगर आपने बिलिंग ली है, तो अगर वही वो एक्सेप्ट कर लेता है कि मेरा ही गुड है, अगर आपने बिल लिया होगा तो एक्सेप्ट तो उसको करना ही पड़ेगा, तो ऐसे में रिप्लेसमेंट वो कर देते हैं। ठीक है, लेकिन जो प्रोडक्ट रेडीमेड बने हुए आ रहे हैं बाहर से, उसमें वो गारंटी लेता है सेलर। अगर वो मना करता है तो आप मत लो, आप उससे पहले पूछ लो कि भाई अगर ये इसमें कोई डिफेक्ट आया तो क्या आप लौटाओगे। अगर वो कहता है कि मैं नहीं लौटाऊंगा, तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम बैड प्रोडक्ट्स को हम ले ही ना। मैंने कल पिछली क्लास में पढ़ाया था कि ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अच्छे गुड्स को ही खरीदें। तो अगर आपको लगता है कि सामान डिफेक्टिव है और वो गारंटी नहीं ले रहा है कि मैं नहीं लूंगा वापस, तो मत लीजिए। ठीक है। ओके सर। इसीलिए आपने देखा होगा कई बार जब हम लोकल प्रोडक्ट खरीदते हैं और हम दुकान वाले से बोलते हैं कि भाई ये वाला हमें अगर खराब होगा तो लौटा लोगे, तो वो कई बार मना कर देते हैं कि नहीं, ये एक बार यहाँ दुकान से आप ले जाओगे, हम कोई गारंटी नहीं लेते। तो आप ऐसे सामान को लो ही मत। अगर सारे कंज्यूमर अवेयर हो जाएंगे और नहीं लेंगे, तो अगली बार से वो बेचना ही बंद कर देंगे। तो ये तो हमारी भी जिम्मेवारी है ना, क्योंकि वो ऑथेंटिक प्रोडक्ट है ही नहीं। अगर वो ऐसा बोल रहा है तो एट दैट मीन्स कि वो ऑथेंटिक प्रोडक्ट बेच ही नहीं रहा है। तो इसीलिए आपकी भी ड्यूटी बनती है कि आप खरीदो ही मत। तीसरा है रिटर्न ऑफ, तो रिटर्न ऑफ प्राइस बाय सेलर। इसमें क्या होता है कि रिड्रेसल एजेंसी जो सेलर है उसको बोलती है कि इसने जो जितना भी पैसा इससे आपने चार्ज किया, सारे पैसे इसके वापस लौट। ठीक है। फिर चौथा है पेमेंट ऑफ कंपनसेशन बाय सेलर। सेलर को कहती है कि आप कंपनसेट करो। तो अगर कोर्ट को लगता है कि वाकई में जो हमारा कंज्यूमर है परेशान हुआ है, तो उसको कंपनसेशन देने का राइट देती है, लेने का, और फिर सेलर को कंपनसेट करना पड़ता है। फिर है डिसकंटिन्यूएंस ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। ये भी हो सकता है कि जैसे कंज्यूमर गया, उसने जाके कंप्लेन किया कि भाई अनफेयर काम कर रहा है, बेईमानी कर रहा है, तो ऐसे में कोर्ट उसको ऑर्डर दे सकती है कि आगे से अगर आप करते हुए पाए गए, तो फिर आपका पूरा का पूरा सर्टिफिकेट या लाइसेंस जो भी है दुकान का बंद कर दिया जाएगा, और आपको पनिशमेंट भी होगी, जेल भी जाना पड़ सकता है। फिर एक और आता है विड्रॉल ऑफ हजार्डस गुड्स। कई बार कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जो बहुत नुकसानदायी होते हैं, तो वो वाले सामान के खिलाफ भी अगर कोई कंज्यूमर कोर्ट में जाता है और ये प्रूव हो जाता है कि वो हजार्डस गुड्स है, तो कोर्ट उसको ऑर्डर दे सकती है सेलर को कि आप इसको विड्रॉ कीजिए, ये सारे सामान को आप ले जाके डिस्ट्रॉय करो, या जहां से लाए हो उसको मतलब बेचने से मना कर सकती है। और फिर एक और आता है इशू करेक्टिव एडवर्टीजमेंट्स। जैसे कि मैंने पहले भी बताया, आज की डेट में कंज्यूमर को हर तरफ से एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। तो आपने देखा होगा कई गलत एडवर्टीजमेंट भी आते हैं जिसमें बढ़ा चढ़ा के प्रोडक्ट के बारे में बताया जाता है। तो अगर कोई कंज्यूमर उसके खिलाफ केस करता है, तो उसको करेक्शन करने के लिए भी बोला जा सकता है। ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे एडवर्टीजमेंट्स हैं जो पहले आते थे टीवी पे और उनको करेक्शन करने के लिए कहा गया। या कुछ कई बार ऐसे भी एडवर्टीजमेंट हो सकते हैं जो एक सोसाइटी के लिए अच्छे नहीं है, तो उनको भी करेक्शन करने के लिए ऑर्डर दिया जाता है। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे ना, तो आपको बहुत सारे एडवर्टीजमेंट्स मिल जाएंगे जिनके खिलाफ केस फाइल हुआ है, कंज्यूमर कोर्ट में गए हैं और कंज्यूमर ने लास्ट में केस जीते हैं। तो जो कंपनी जो एडवर्टीजमेंट कर रही है, उस कंपनी को बोला गया है कि आपने जो ये एडवर्टीजमेंट करा इसको विड्रॉ करो अभी इमीडिएटली, या फिर इसमें करेक्शन करो। तो उसको करेक्शन करना पड़ता है, एडवर्टीजमेंट में बदलाव लाना पड़ता है। एम आई क्लियर? रिकॉल कर यस सर। सकते हो ऐसे कुछ एडवर्टीजमेंट्स जो हाल फिलहाल में करेक्ट किए गए हैं? हम्म। सर हाँ। जो मैगी की एडवर्टाइजमेंट नहीं आती थी पहले, वो तो मैगी बंद हो गई थी,
उसके बाद आने लगी तो फिर उसमें बोलते थे अब आयरन के गुण है, इसमें ये गुण है, ऐसे हाँ, करके। वो तो बाद में उसको अपनी रेपुटेशन खराब हो गई थी ना उसकी, तो अपने रेपुटेशन को सही करने के लिए ऐसा करना पड़ा। तो ये बहुत पहले के केसेस हैं, देखो यहाँ पे हाई कोर्ट की जजमेंट है, हैवेल्स इंडिया लिमिटेड एंड वर्सेस अमृतांशु खेतान। तो ये सब कुछ केसेस हैं, इसमें बोला जाता है कि आपने जो एडवर्टीजमेंट दिया है ये एडवर्टीजमेंट गलत है, इस एडवर्टीजमेंट को वापस सही कीजिए। ये सारे केसेस हैं, ऐसे आप सर्च करोगे ना तो आपको मिल जाएंगे वैलिड। एक तो अभी हाल फिलहाल में मैंने बताया ही था पिछली बार में कि फेयर एंड लवली के ऊपर हुआ है एडवर्टीजमेंट, और एक वो जंप कर जाते हैं, क्या बोलते हैं, कौन सा एडवर्टीजमेंट है, उस दिन याद दिलाया था, माउंटेन ड्यू, ड्यू। माउंटेन ड्यू, उसके ऊपर करेक्ट किया गया है, वो एडवर्टीजमेंट ही बंद करा दिया। अब तो नहीं आता ना वो एडवर्टीजमेंट, देखा है टीवी पे हाल फिलहाल। आता है, बाइक का आता जंप, है पर। नहीं जंप करते हुए नहीं दिखाएंगे ना, ठीक है, उसमें अगर करेंगे तो कोर्ट भी ऑर्डर देती है कि नहीं लिख के नीचे दिखाओ, और ऐसा करो कि बच्चे प्रमोट ना हो करने के लिए ऐसे एक्ट। तो इस तरह से ऑर्डर्स आते हैं कोर्ट की तरफ से, ठीक है, तो ये सब चीजें जो है फॉलो की जाती हैं। तो ये सारे जो अभी हमने पढ़ा, ये रिड्रेसल एजेंसीज मदद करती हैं, ये सारे काम क्या क्या, एक तो डिफेक्ट्स को रिमूव करने के लिए, दूसरा है गुड्स को रिप्लेस करने के लिए, प्राइस को लौटा, मतलब अगर सामान चार्ज कर लिया है पैसा तो उसको लौटाने के लिए, कंपनसेशन देने के लिए, डिसकंटिन्यू करने के लिए अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, हजार्डस गुड्स है, कोई नुकसान करने वाला सामान है तो इसको विड्रॉ करने के लिए, और एडवर्टीजमेंट को सही करने के लिए। एम आई क्लियर टू एवरीबडी? यस सर। ठीक है। अब देखिए हमारे सिलेबस में ना एनजीओ वाला जो टॉपिक है, जो आपकी बुक में आपने देखा होगा, वो टॉपिक सिलेबस से हटा दिया गया, बहुत मतलब रेस्ट्रिक्टिव टॉपिक है हमारे सिलेबस में, तो हम लोग वो नहीं करेंगे। एनजीओ वाला जो टॉपिक आप अपनी बुक में देखेंगे, दैट इज नॉट इन द सिलेबस, तो हमें नहीं करना है, ठीक है, हमें सिर्फ रिड्रेसल वाला करना है और सिर्फ इसके मेन मेन पॉइंट्स डिस्कस करने हैं, दैट्स इट, ठीक है। तो यही था हमारे सिलेबस में, जितना अभी है मैंने करा दिया आपको, ठीक है, अब आपको कोई डाउट है तो पूछो।